बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट खबरें हैं। इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि वो बैकग्राउंड पे नहीं जाएंगे। अपोजिशन के दबाव को लेने की बजाय अपोजिशन के ऊपर दबाव डालेंगे और उसके लिए अब काम शुरू हो चुका है। आज उन्होंने पहला जलसा किया और ये जलसा मंडी बहाउद्दीन में था। मंडी बहाउद्दीन में PMLN जो है वो उनका MNA और PMLN की उसको वो गढ़ समझते हैं इस एरिया को अपना। हालांकि काफ लीग जो है वो सामने गुजरात वाली साइड पे काफ लीग मौजूद है। मंडी बहाउद्दीन से एक MPA गालिबन जीता भी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, लेकिन मंडी बहाउद्दीन ओवरऑल यहाँ पे गोंदल्स बड़े तगड़े हैं और वो PMLN के साथ हैं, तो PMLN का गढ़ इसको समझा जाता है। इसका इंतखाब किया गया था और यहाँ पे इमरान खान साहब ने जो जलसा किया है वो इंतहाई कामयाब जलसा है। एक मैदान था जिसके अंदर ये जलसा किया गया है। आजकल जो जलसे किए जा रहे हैं PMLN की जानिब से या ज़्यादातर पीपल्स पार्टी की जानिब से या तो प्लाटों में किए जाते हैं या तंग गलियों के अंदर किए जाते हैं, लेकिन ये खुले मैदान के अंदर जलसा था और ऐसा लगता था कि इमरान खान साहब को शायद लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ऐसी असेसमेंट दे रहे थे मीडिया के लोग। मरियम नवाज ने कहा था कि इमरान खान साहब जब आप पब्लिक में जाएं तो हेलमेट पहन कर जाइएगा। PMLN के लोग या बाकी लोग ये कह रहे थे कि टमाटर और अंडे इमरान खान साहब के ऊपर मारे जाएंगे, वो इसलिए कि उनकी मकबूलियत में कमी हुई है और लोगों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तो जो एक तासुर बनाया गया था कि इमरान खान साहब बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते या उनकी पब्लिक के अंदर वो मकबूलियत नहीं रही है या वो पब्लिक के अंदर जाएंगे तो उनको हेलमेट पहनना पड़ेगा या लोग उनके ऊपर हमला कर देंगे, लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं, उनकी परसेप्शन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो तासुर काफ़ी हद तक इस किस्म के जलसे अगर इमरान खान साहब करते रहे तो वो ज़ायल हो जाएगा। तवक्को की जा रही थी कि नॉर्मल जलसा होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जलसा था और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के स्टाइल के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में लोग खुद इस जलसे में पहुंचे हैं। नौजवानों की बहुत ज़्यादा तादाद थी। फिर जलसे में लोग जिस तरीके से सुन रहे थे और इमरान खान साहब को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जलसे के लोगों का मूड क्या है। इमरान खान साहब की जो तकरीर है वो बहुत जारहाना थी। उन्होंने अपने कामयाबियां बताने से ज़्यादा बेहतर समझा कि मुखालिफिन के ऊपर तनकीद करें और ताबड़तोड़ उन्होंने तनकीद की है अपने मुखालिफिन के ऊपर। ये एक तगड़ा जलसा था, लोग बाहर सड़कों पे भी मौजूद थे और अगर इस तरह के जलसे इमरान खान साहब 4-5 और करते हैं तो अपोजिशन की तहरीक का मोमेंटम टूट जाएगा। इमरान खान साहब ने 3 काम किए हैं। नंबर 1, उन्होंने अपने इत्तेहादियों को अपने ज़्यादा करीब करने के लिए जितने इकदाम लेने थे वो तकरीबन ले लिए हैं और कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं वो उनको करने वाले हैं। नंबर 2, अपनी पार्टी के लोगों को इंटैक्ट करना बहुत ज़रूरी था और उस पर इमरान खान साहब स्टिल, उनकी टीम, उनके लोग इस पर काम कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने ड्यूटियां लगा दी हैं उन लोगों की जो अपने ही लोगों से मुलाकातें करेंगे और इमरान खान साहब के खिलाफ अगर मुमकिन तौर पर कोई तरीके दम एतमाद आती है तो उसको नाकाम बनाएंगे। तीसरा, पब्लिक के अंदर मोबिलाइजेशन, यानी ये तासुर जो बनाया जा रहा है कि इमरान खान गैर मकबूल है, इसको छोड़ो, हम टिकट देंगे वहां से लड़ना। अगर वो बड़े जलसे करते हैं और पब्लिक उनके पीछे रहती है तो फिर उनको छोड़ने की वजह नहीं रहेगी, क्योंकि हुकूमत के अंदर है वो। क्यों कोई बंदा हुकूमत छोड़ के अपोजिशन में जाएगा अगर उसको ये भी नजर आ रहा है कि हुकूमत के अंदर जो आदमी है वो अभी भी मकबूल है और पब्लिक के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी बरकरार है। तो इमरान खान साहब जो है वो इन जलसों से भी तीसरी अहम तरीन चीज करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने ये कहा कि मैं तस्लीम करता हूं कि नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देकर बहुत बड़ी गलती की है। नवाज शरीफ ऐसे एक डील के नतीजे में बाहर गए थे, मैं आज भी इस बात पर कायम हूं। नवाज शरीफ को पाकिस्तान में कभी एक बीमारी हो रही थी तो कभी दूसरी, कभी उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, हमने बाहर जाने की इजाजत दे दी। इन डाकुओं के गुलदस्ते में एक शख्स है मौलाना फजलुर रहमान, मैं उसको नहीं कहूंगा मौलाना, मैं कहूंगा ये डीजल हर 3 महीने में लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है कि हुकूमत गिरा दो। अब इसके ऊपर लोग तनकीद कर रहे हैं कि आप ये कहते हैं कि आप लोगों के उल्टे नाम ना रखा जाए, आप ये कहते हैं कि आप लोगों के खिलाफ इस किस्म की बातें ना की जाए, तो फिर आप फजलुर रहमान को डीजल क्यों कह रहे हैं? तो तनकीद करने वालों ने यह नुक्ता यहां से उठाया है। उनका बड़ी वजह यह है कि 30 बरसों के बाद पाकिस्तान की यह पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है और सोलर पर चल रही है। डीजल को एक मुश्किल तो यह है कि वो 12वां खिलाड़ी है, दूसरी वजह यह है कि वो जानता है कि पख्तूनख्वा में क्या हुआ था। इन लोगों ने दूसरी मरतबा हमें हुकूमत दी। ये चोर, ये डाकू, ये सब डरे हुए हैं। ये इमरान खान नहीं कह रहा कि ये डाकू हैं, 20 साल से ये खुद एक दूसरे को डाकू कह रहे हैं। फजलुर रहमान ने इनको डरा रहा है कि जल्द अज जल्द इमरान खान को हटा दो वरना 2023 का इलेक्शन भी हाथ से चला जाएगा। वैसे इस वक्त हर हाल में वो चाहते हैं कि ये हुकूमत गिरे और एक नई हुकूमत बने जो EVM का कानून, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसका कानून वापस ले और साथ ही साथ वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो वोट का हक है उसको भी खत्म करे और हुकूमती वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ये हालात पैदा कर दे कि इमरान खान साहब को बहुत हद तक
बहुत हद तक डेंट डाले अगले इलेक्शन के लिए। वैसे तो इनका ये प्लान है। शहबाज शरीफ पे शदीद तनकीद की, नवाज शरीफ पे शदीद तनकीद की, भागा हुआ भगोड़ा का और मफरूर का, तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब आज करते रहे। और फिर उन्होंने मरीम नवाज साहबा के बारे में कहा, सवाल उठाया कि चौधरी शुगर मिल में 80 करोड़ रुपया कहाँ से आया, इसका जवाब दे मरीम नवाज। तो ये जजों को टेप करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं जो माफियाज करते हैं। इमरान खान साहब ये कहते रहे। तो ये तनकीद के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक जलसा था जो अटैक किया उन्होंने मुखालिफिन पर। लेकिन अब मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का वक्त यह है कि वो ज़्यादा वक्त इस पर लगाएं कि उन्होंने क्या किया, वो बातें लोगों को बताएं कि हमने फलां जगह ये प्रोजेक्ट किया, फलां जगह ये प्रोजेक्ट किया, हम ये कर, और बताया उन्होंने कुछ सेहत कार्ड के बारे में बताया, नौजवानों के प्रोग्राम के बारे में बताया, एहसास प्रोग्राम के बारे में बताया, दीगर जो इशूज़ हैं जो तरक्याती मनसूबे हो रहे हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। तो वो साथ साथ बता भी रहे थे। और महंगाई के हवाले से उन्होंने कहा मैं हर वक्त इस पर सोचता रहता हूँ और उस पर मेरा बड़ा कंसर्न है। तो इमरान खान साहब ने इन सारे इश्यूज़ के ऊपर आज बात की है। लेकिन मेरे ख्याल में आइंदा के लिए वो मुखालिफिन के ऊपर जितनी तनकीद करें, कम से कम उससे ज़्यादा वक्त वो अपने तरक्याती मनसूबों और उन चीज़ों के बारे में बताएं जो वो पाकिस्तानियों के लिए कर चुके हैं या करने वाले हैं या ऑन गोइंग है। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आज ये फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो नहीं हो सकी। वजह बड़ी अजीब आपको लगेगी। उनके वकील ने कहा कि फोटोकॉपियां जो हमें दी गई है ना FIA की जानिब से, वो साफ नहीं है, पढ़ी नहीं जा रही। आज उन्होंने ये कह दिया। यानी हर दफ़ा एक नया बहाना होता है कि जनाब फर्द जुर्म आयद ना करें क्योंकि इन्होंने जो फोटोकॉपियां हमें दी हैं केस की, वो हमसे पढ़ी नहीं जा रही। अब वो इतनी ज़्यादा कॉपियां हैं, अब वो दोबारा उनको प्रोवाइड की जाएंगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने शहबाज शरीफ और दीगर मुलजिमान के खिलाफ 16 अरब से ज़ायद मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की थी और स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज हैं एजाजुल एहसन ऐवान, उन्होंने ये समाअत की थी। शहबाज शरीफ के वकला ने चलान की कापियां मद्दम होने की दरखास्त की और वो पढ़ी नहीं जाती। बैंक हुकाम के 164 बयानात की कॉपियां भी फराहम नहीं की गई। अदालत ने FIA को कहा, तो FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एक ही मरतबा तसल्ली से हमें बता दें कि इनको कौन कौन सी कापियां साफ नहीं और क्या कुछ हमसे चाहिए। ये बार बार एतराज़ात उठाएंगे और टाइम को ज़ाया करेंगे। तो किसी भी तरह ये केस को लिंगर ऑन कर रहे हैं। फिलहाल इनको 28 तारीख तक के लिए जमानत और फर्द जुर्म की जो तारीख है वो इनकी टल गई है। लेकिन इस 28 तारीख तक शहबाज शरीफ साहब क्या ऐसा करेंगे कि वो फर्द जुर्म आयद ना होने दें और अपनी जमानत को मजीद आगे बढ़ा दें। जो चलान है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो चलान है जो उनसे पढ़ा नहीं जा रहा, हमने इसको पढ़ा है तो इसके अंदर क्या लिखा है। कुछ चीज़ें आप गौर करें। एक तो बड़ा मजबूत चलान उन्होंने बनाया FIA ने कि शहबाज शरीफ के खिलाफ इकबाली बयान जो है वो इसहाक डार ने दिया था, उसको भी इसका हिस्सा बनाया क्योंकि किसी भी अदालत से आज तक इसहाक डार का जो इकबाली बयान है वो वापस नहीं लिया गया। 1997 के बाद शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला बहरीन की सदीका सैयद महफूज हाशिम खादम के नाम पर एक बेनामी अकाउंट खोला था। मजीद बताया कि इस बेनामी अकाउंट में $18 मिलियन जमा करवाए गए थे। यह इसहाक डार का इकबाली बयान है जिसको किसी भी अदालती फॉरम के ऊपर आज तक वापस नहीं लिया गया। हुदैबिया के केस को दोबारा बतौर जो सबूत है वो पेश किया जाएगा और ये वो केस है जो जस्टिस कादी फायद ईसा साहब की अदालत से गालिबन खत्म हो गया था। अब इस मामले को हुदैबिया का एक ऐसा केस है, रमजान शुगर मिल का और हुदैबिया का, जहां से ये खानदान कभी नहीं बचता। लेकिन यहां रिलीफ अदालत की तरफ से मिला हुआ है और वो रिलीफ जो है वो मुबैना तौर पे जस्टिस कादी फायद ईसा साहब की अदालत से मिला हुआ है। बहरहाल नैब इस मामले को भी बीच में बतौर शहादत लेकर आ रही है और शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग में रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम है, ये साबित करने जा रहे हैं। अब एहसन इकबाल साहब की एक तनकीद जो है ना वो इस वक्त मजाक बनी हुई है और टॉप ट्रेंड बनी हुई है। इससे मेंटेलिटी का पता चलता है कि लोग क्या सोचते हैं। एहसन इकबाल साहब वैसे तो एक जीरक सियासतदान है, बड़े अहम ओहदों के ऊपर रहे हैं, प्लानिंग भी करते रहे हैं पाकिस्तान के लिए 5-5 साल की, 10-10 साल की, और PMLN के अहम तरीन लोगों में से एक हैं। वजीर दाखिला भी रहे, पाकिस्तान के अहम ओहदों पर रहे। तो उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि बिल गेट्स इज नॉट अ सबऑर्डिनेट ऑफिशियल और सेक्रेटरी, और इमरान खान हैज एन इन्फ्लेटेड ईगो। इमरान खान की वो कह रहे हैं कि ये ईगो बहुत है और ये इस तरह के आदमी है कि अपने आप को बड़ा बनाकर दिखाना चाहते हैं। गेट्स लाइक हिम शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। अरे वो इज्जत नहीं दी गई बिल गेट्स को जो मिलनी चाहिए थी। वो कोई सेक्रेटरी या कोई ऐसा ऑफिशियल या सबऑर्डिनेट नहीं है इमरान खान का कि उसको सामने वाली कुर्सी पे बिठाया हुआ है। मैंने कल इस पर बात की थी, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने यहां पे एक नया काम डाल दिया। उन्होंने कहा माइक्रोसॉफ्ट की जो वर्थ है वो 460 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स है और पाकिस्तान की जो GDP है वो 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स है।
माइक्रोसॉफ्ट एनुअल जो रेवेन्यूज हैं उनके वो 160 बिलियन डॉलर के हैं, जबकि पाकिस्तान एनुअल एक्सपोर्ट्स जो करता है, जो सालाना पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, वो 25 अरब डॉलर की है। यानी वो ये बता रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के पास जितना पैसा है वो 460 अरब डॉलर है। पाकिस्तान की जीडीपी 280 अरब डॉलर है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का पैसा 460 अरब डॉलर है वर्थ उसकी। पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो सालाना है 280 अरब डॉलर की, और वो हर साल पाकिस्तान इतना पैसा जनरेट करता है। माइक्रोसॉफ्ट का सालाना रेवेन्यू जो है 160 अरब डॉलर का है। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स 25 अरब डॉलर की हैं। लेकिन पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान के पास एक टॉप 10 की आर्मी है, पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है, पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान बड़े बड़े फैसले करता है, बड़े बड़े मुल्कों के साथ डील करता है। पाकिस्तान के अंदर एक कौम बसती है, उसका नाम पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तान किसी लिहाज से भी आप एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ तो उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। और इज्जत का म्यार क्या पैसों के ऊपर है? एहसन इकबाल साहब अपनी सोच से ये बता रहे हैं कि क्योंकि बिल गेट्स के पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उसको इज्जत दी जाए, गरीब आदमी को इज्जत क्यों ना दी जाए? यानी बिल गेट्स के पास क्योंकि पैसे ज्यादा हैं, उसकी कंपनी बहुत बड़ी है, पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा उनकी वर्थ है, और पाकिस्तान की सालाना जो एक्सपोर्ट है उससे ज्यादा, एक्सपोर्ट से ज्यादा उनका रेवेन्यू है, तो इसलिए बिल गेट्स को सर पे बैठा लें, बिल गेट को वज़ीर आज़म अपनी कुर्सी पे बैठा के खुद साइड पे खड़े हो जाएं। क्या ये किया जाए? यानी ये अजीबोगरीब मंतक है। वो बताना ये चाह रहे हैं, यहां से आपको पता चलता है कि लोगों को कैसे समझाया जाता है कि जितने ज्यादा किसी के पास पैसे हैं उतनी ज्यादा उसको इज्जत दी जाए। ये फॉर्मूला पीएमएलएन का अगर था तो बिल गेट नवाज शरीफ के दौर में बार बार पाकिस्तान क्यों नहीं आया? बिल गेट इससे पहले के दौर में पाकिस्तान क्यों नहीं आया? शायद उसको यह लगता था कि ये लोग उसको हो सकता है ज्यादा अच्छा प्रोटोकॉल दे देते। उसको प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, वो अपने मिशन के लिए आता है, अपने काम के लिए आता है, और वो पूरी दुनिया के अंदर ट्रेवल करता है, अफ्रीका में भी जाता है, बाकी कंट्रीज में भी जाता है, वो पाकिस्तान में भी आया है। अब या तो दो चीजें हो सकती हैं कि पीएमएलएन के लोग ये प्रोपेगेंडा करें कि बिल गेट्स एक एजेंट है और वो दुनिया को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है, और इमरान खान उसका आगे एजेंट है, और वो उसके लिए पाकिस्तान इन्होंने गिरवी रख दी, और ये वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करें। लेकिन वो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने उसको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी क्योंकि वो बहुत अमीर आदमी है। यानी मैंने देखा कि पाकिस्तान के जो अमीर तरीन लोग हैं, पाकिस्तान की हुकूमतें उनको बहुत रिस्पेक्ट देती है। मलिक रियाज, जो हुकूमत उसके साथ फिट, यानी जो हुकूमत आती है उसके साथ फिट हो जाता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर मियां मंशा बड़े बड़े हुक्मरानों के साथ फिट, खासतौर पे पीएमएलएन के साथ तो उनका बिल्कुल एक है। इसी तरह ये जो ग्रुप है ओमनी ग्रुप, इसके लोग जो हैं वो जरदारी साहब के साथ फिट। तो हर आदमी जो अमीर है उसको पाकिस्तान में इज्जत मिलती है इस बुनियाद पे कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, इस बुनियाद पे नहीं कि वो पाकिस्तान के लिए क्या करता है। कभी आपने गौर किया है कि अब्दुल सत्तार ईदी को लोग तो बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन क्या हुक्मरानों ने अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोगों को, या इस तरह के बड़े लोगों को जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको ज्यादा टाइम दिया, या बड़े बड़े सरमायादारों को ज्यादा टाइम दिया? तो जवाब होगा कि दूसरी तरह के लोगों को हुक्मरानों ने पाकिस्तान में ज्यादा टाइम दिया। हमारे यहां पे ये क्राइटेरिया बना हुआ है कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतना ज्यादा इज्जतदार है, जिसके पास जितनी ज्यादा गाड़ियां, जितना ज्यादा प्रोटोकॉल, जितना ज्यादा पैसा, जितना बड़ा बैंक बैलेंस है, उसको उतना ज्यादा बड़ा आदमी समझा जाता है। बड़े आदमी की पहचान बदल कर रख दी है, और यह पहचान बदली है जब सरमायादार पॉलिटिक्स के अंदर आया। यानी जब सरमायादार पॉलिटिक्स में नहीं था ना, तो तब एक, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे मेरे अंकल हैं, उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल के ऊपर एक बाबा जी आए बैठ के पीछे एक लड़के के कसूर में, और उन्होंने जिन लोगों के पास पजारोस थी, ये 80s की बात है, जिनके पास बड़ी गाड़ियां थी, उनका फैसला किया और चले गए मोटरसाइकिल पे बैठ के। तो उस वक्त इज्जत इस बात की थी कि आदमी कितना समझदार है, कितना पारसा है, कितना तकवा वाला है, कितना परहेजगार है, और कितना अच्छा फैसला कर सकता है, कितना विजडम है उसके पास। लेकिन आज सिलसिला बदल गया। लोग अपना फैसला लेकर, चाहे बंदे को समझ है या नहीं, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, जिसके पास ज्यादा ताकत है, उसके पास चले जाते हैं। तो हमने अपनी सोसाइटी के डायनामिक्स बदल दिए हैं, और यही सरमायादाराना सोच और यही सरमायादारों की पॉलिटिक्स ये यही कहती है कि जिसके पास जितना पैसा है उसकी उतनी वर्थ है, उसको उतनी इज्जत दी जाए। एहसन इकबाल साहब की ये ट्वीट है, ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है। भारत यही था इसमें। अब वो जो मोहसिन बेग है, उसकी जमानत के अंदर जो है वो नहीं हो सकी, बल्कि 3 दिन की तौसीह हो गई है रिमांड में,
और ये मामला जो है वो अदालतों के अंदर चल रहा है इस वक्त, और सहाफ़ी भी आए और वहाँ मोहसिन बेग ने कहा कि इमरान खान के जिल्लत के दिन आने वाले हैं, जिस हवालात में मैं हूँ उन्हीं हवालात में ये गलीज़ आदमी भी होगा। अब ये आप ज़बान से अंदाज़ा कर लें कि ये बहुत अग्रेसिवली इस वक्त भी डील कर रहा है और पाकिस्तान का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। मामला ये है कि मोहसिन बेग ये जर्नलिस्ट तो है नहीं, ये एक न्यूज़ एजेंसी जो है उसका मालिक है, और इसी की न्यूज़ एजेंसी जब भी कभी सहाफ़ियों को मार पड़ती थी माजी में, तो ये खबर चलाता था कि लड़की के भाइयों ने मारा है। यानी अहमद नूरानी के मामले में आपको याद होगा, लड़की के भाइयों ने मारा है, एक आधा और मामला लड़की के भाइयों ने मारा है। ये खबर ये आदमी चलवाता था जानबूझकर, और ये इस तरह साबित करने की कोशिश करता है कि मैं एजेंसियों का आदमी हूं। हालांकि मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान के इदारों ने इस आदमी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखा। ये परवेज मुशर्रफ के दौर में इसने कुछ जर्नैलों के साथ और परवेज मुशर्रफ के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए थे, उस दौर के साथ ही वो मामला खत्म हो गए। ये आदमी मुख्तलिफ तरह के कारोबार करता है, इसके दर्जनों बैंक अकाउंट्स हैं, बहुत सारे बखेड़े हैं, बहुत सारे मामलात ये चलाता है, ठेकों के लिए ये हुकूमतों के पास जाता है, दबाव डालता है, ब्लैकमेल करता है। ये पूरा एक माफिया की तरह ये लोग काम करते हैं। और अब सहाफ़ी का भेष बदल के सहाफ़ियों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि सहाफ़ियों को अपना नाम या अपने आप को इस्तेमाल होने देना चाहिए। सहाफ़ी पता कौन है? जो कराची में आज शिकार हुआ एक दहशतगर्दी का, तारिक मतीन के भाई आतर मतीन। मुझे इंतहाई अफसोस है, बड़ा प्यारा मेरा भाई है, मेरा दोस्त है तारिक मतीन, बड़े अच्छे इंसान है वो, और उनके दुख में हम सब बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनके भाई को जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। आप सब भी दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।